हेलो एंड वेलकम टू तुषार आर्या जोन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तुषार आर्या जोन पर। तो आज हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनके लिए यह सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो पहले तो हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन से वे टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और अभी आने वाले समय में आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो हालांकि जो संपूर्ण सिलेबस है वो सभी आपके पास मौजूद होगा या उपस्थित होगा, लेकिन मिड टर्म एग्ज़ाम में आपके आधे सिलेबस से क्वेश्चंस आने वाले हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं जितना आपको पढ़ाया गया है उसमें से आपको प्रश्न आने वाले हैं। तो तकरीबन 4 यूनिट आपका टोटल, आपके पास 8 यूनिट है फिजिकल ज्योग्राफी के सिलेबस में। तो 8 यूनिट में से 4 यूनिट कम से कम आपके एग्जाम में आएंगे। तो उसमें उस 4 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग ये देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला आपका टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी का। तो आपको पढ़ना पड़ता है नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र नोट करते रहिएगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ के जानी है ना। जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको आप स्किप भी करेंगे तो वीडियो तो आपके लिए हमेशा पड़ा ही रहेगा, जब आप चाहें आके देख सकते हैं। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल का प्रकृति और विषय क्षेत्र आपको देखना है। ठीक, सारी चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, पढ़ तो सब लीजिए, लेकिन अब हम लोग आगे बात करेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छी से पढ़नी है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसको आपको बताया गया था कि इसमें यूनिवर्स या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग सिद्धांत आपको बताए थे, जिसमें आपको बाइनरी हाइपोथेसिस और मोनो हाइपोथेसिस या मोनो स्टार हाइपोथेसिस के बारे में बताया था गया था, यानी एक तारक परिकल्पना और द्वय तारक परिकल्पना। जिसमें एक तारे से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है उसको एक तारक परिकल्पना बोलते हैं, जिसमें आप लोग लाप्लास की निहारिका परिकल्पना पढ़ा, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना पढ़े हैं। तो ये सब आप लोगों के सिलेबस में है ना, तो ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद बात करें तो सोलर सिस्टम एंड अर्थ है, यानी कि सौर मंडल और पृथ्वी। तो आपके सौरमंडल में पृथ्वी का क्या स्थान है और सौरमंडल के अन्य जो ग्रह हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, ग्रह किस रूप में है, यानी आपके सोलर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। तो सोलर सिस्टम से संबंधित कह सकते हैं कि क्लास या वीडियो आपके इसी चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको जाके देख सकते हैं और सोलर सिस्टम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप लोगों को पढ़ाया गया था, जिसमें आपको दिखाया गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से किस तरीके से पृथ्वी पर अलग अलग जीवों या अलग अलग चट्टानों या अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट्स का विकास हुआ है और किस तरीके से पृथ्वी ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है। ठीक, तो यहाँ तक तो चीज़ें आपको नॉर्मली पढ़ ही लेनी है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है वो शुरू होता है, मान लीजिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या मिड टर्म एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो। इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और अगर आपको थोड़ा सा इस पे हम लोग हिंट देना चाहें तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंतर्गत दो तरीके से आपने पढ़ा था। शेष महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा था, जिसमें रासायनिक संगठन के आधार पर उन्होंने कैटेगराइजेशन किया था, जिसमें आपने मुख्य रूप से सियाल, सीमा और निफे के बारे में पढ़ा था। जो सबसे ऊपरी परत है वो सियाल कही जाती है, जो दूसरी है वो सीमा है, और जो तीसरी है वो निफे है ना। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको नोट्स आपके पास होगा, तो वहाँ से आप पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर सियाल, सीमा और निफे की क्या विशेषता होती है। उसके बाद फिर आपने रिसेंट व्यू भी पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो सबसे पहली परत है वो है क्रस्ट, उसके बाद फिर आपका है मेंटल, और मेंटल के बाद फिर आपका है कोर। इस आधार पर भी 3 परतों में बांटा गया है पृथ्वी के आंतरिक भाग को या पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट को।
और उसमें आपने देखा था कि क्रस्ट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, मेंटिल भी दो हो सकते हैं, अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल, कोर भी दो हो सकता है, आउटर कोर और इनर कोर। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी तो उसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बाद बात करते हैं तो जो आपके सिलेबस में है वो है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि आपको यहाँ पर फिर पढ़ना है कि कॉन्टिनेंट्स और ओशियन की उत्पत्ति या ओरिजिन कैसे हुई। महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में आपको बताना है कि महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको पता है कि आपका पूरा पृथ्वी या पूरा ग्लोब पे दो ही प्रकार की चीजें मिलती हैं, एक तो स्थलीय भाग, एक तो जलीय भाग। जो स्थलीय भाग है उसको हम लोग कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप बोलते हैं, और जो जलीय भाग है उसको हम लोग महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महासागर या ओशियन। तो कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड अलग अलग प्रकार के ओशियन भी हैं आपके पास, नया महासागर भी हैं। तो आपने जनरली पढ़ा होगा कि आपके पास 5 महासागर 7 महाद्वीप हैं, और उन्हीं के बारे में आपको यहाँ से देखना है कि उन महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, जिसमें आप लोगों ने अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं इसमें। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो आपके पास 2-3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हो गए। एक तो हो गया आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, नोट कर लीजिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया वो हो गया आपका ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। तीसरा जो इसी से संबंधित आपका टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इसको कहते हैं, या फिर आप कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इंग्लिश में ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए हम लिख दे रहे हैं और दोनों में बोल दे रहे हैं ताकि कोई समस्या ना आए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक। तो आप इन तीनों टॉपिक को पढ़ के जाएंगे। हालांकि इसके अलावा जो टॉपिक हैं आपके ये भी आपको पढ़ के जाने हैं, इसमें से छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा आइसोस्टेसी है, आइसोस्टेसी यानी भू संतुलन। भू संतुलन में आपने 2 टॉपिक पढ़ा था, जिसमें आपने एयरी के अनुसार और प्राट के अनुसार भू संतुलन के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी पर जो अलग अलग ऊंचाई के या अलग अलग प्रकार के उच्चावच हैं इनमें किस प्रकार से संतुलन बना हुआ है, किस तरीके से ये संतुलित अवस्था में बने हुए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आइसोस्टेसी में आपको बताया गया है, या भू संतुलन वाले टॉपिक में बताया गया है, जिसमें आपने 2 लोगों की संकल्पनाएं पढ़ी थी। एक थे एयरी महोदय और एक थे प्रॉट। एयरी और प्रॉट दोनों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको दोबारा पढ़ा देता, इतना तो समय है नहीं कि सब एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाए। अभी बस इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट्स कर लीजिए, बाकी आप तो पढ़ तो लेंगे, समझदार तो आप हैं ही ना। आने वाले समय में फाइनल एग्जाम के लिए हो सकता है कुछ टॉपिक आपको पढ़ाए जाएँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जो फाइनल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके काम आने वाला है। और वहाँ पर हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि आपको आंसर या उत्तर किस तरीके से देना है या किस तरीके से लिखना है, कौन से मैटर को लिखना है, कौन से मैटर को नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपके पास कि अर्थक्वेक किसे कहते हैं, वोल्केनो किसे कहते हैं, अर्थक्वेक के प्रमुख क्षेत्र कौन से, वोल्केनो के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, जियोसिंक्लाइन। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है वो आता है कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही नोट्स कर रहे हैं। तो चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका है कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसी से रिलेटेड आपका ये दोनों चैप्टर्स भी है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जब भी आप अर्थक्वेक और वोल्केनो के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे
तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को आपको व्याख्या करनी है, क्योंकि उसी की मदद से अर्थक्वेक या वल्केनो की उत्पत्ति होती है ना, ये आप लोग जानते हैं। तो जहाँ जहाँ पर प्लेट किनारे हैं वहीं पर ज़्यादा वल्केनो की भी उत्पत्ति होती है, जहाँ जहाँ पर प्लेट किनारे हैं वहीं पर ज़्यादा कह सकते हैं कि अर्थक्वेक की भी उत्पत्ति होती है। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में आपने पढ़ा था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन्स, यानी कि 3 प्रकार के प्लेट मार्जिन्स हैं। एक रचनात्मक है, एक विनाशात्मक है, और एक क्या है, संरक्षीय प्लेट किनारा। तो जो विनाशात्मक प्लेट किनारे हैं वहीं पर ज़्यादातर विवर्तनिकी घटनाएं होती हैं, भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं, जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। ठीक, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो 4 टॉपिक हो गए इंपॉर्टेंट आपके लिए जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अगर देखें तो आगे का जो सिलेबस है आपका तीसरा और चौथा यूनिट में अगर आप देखें तो आपके पास रॉक्स है। तो रॉक्स के बाद फोल्डिंग, फोल्डिंग के बाद फॉल्टिंग। रॉक्स की बात करें तो चट्टान किसे कहते हैं और चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। तो रॉक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स ना, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, और उसके साथ साथ आपने पढ़ा था रूपांतरित चट्टान। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं जो पूरे धरातल पर फैली हुई है ना, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इनकी क्या विशेषताएं होती है और इनका निर्माण कैसे होता है ये भी आपको बताया गया है। तो नहीं इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रॉक्स या चट्टान। उसके बाद इसी रॉक्स या चट्टान से संबंधित टॉपिक है आपका फोल्ड और फॉल्ट। फोल्ड और फॉल्ट, फोल्ड और फॉल्टिंग के बारे में भी आपको बताया गया था, वलन और भ्रंशन, वलन और भ्रंशन। तो इन सब के बारे में, जैसे ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है, वेदरिंग है या इरोजन है, तो आपको इनके बारे में कम से कम इतना तो जरूर जानना है कि इससे कहते क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे फोल्डिंग क्या है, तो फोल्डिंग 3-4 लाइन में आपको पता होना चाहिए कि वलन किसे कहते हैं, या फॉल्ट है तो फॉल्ट किसे कहते हैं, भ्रंश किसे कहते हैं, वेदरिंग यानी अपक्षय किसे कहते हैं, इरोजन मतलब अपरदन किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पते होने चाहिए। अगर इसके बारे में आपको विस्तृत व्याख्या आपको नहीं पता है तो कम से कम शॉर्ट में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, फोल्ड आपने देखा था कि भाई जो चट्टाने हैं, अगर किसी फोर्स की वजह से चट्टानों में मोड़ पड़ जाए, जो मोड़ पड़ जाए या चट्टान मोड़दार हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वलन बोलते हैं या फिर फोल्डिंग बोलते हैं। और अगर फोर्स की वजह से इन्हीं चट्टानों में दरार पड़ जाए या ये चट्टानें टूट जाएं और उसका कोई एक भाग नीचे आ जाए, दूसरा भाग ऊपर चला जाए, तो इस तरीके के संरचना को हम लोग फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉल्ट या भ्रंश ना। और जिस तल के सहारे ये चट्टानें टूटती हैं उसे हम लोग भ्रंश तल कहते हैं, फॉल्ट लाइन कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं छोटी छोटी। उसके बाद आपका वेदरिंग है। अपक्षय किसे कहते हैं, चट्टानों का टूटना फूटना, सीधी सीधी भाषा में बोल दे, अपने ही स्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना क्या कहलाता है, वेदरिंग या अपक्षय कहलाता है। उसके बाद इरोजन यानी कि अपर्दन। अपर्दन किसे कहते हैं, जब चट्टानें अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं, उसके बाद किसी भी बाह्य शक्तियों के कारण या प्रक्रम के द्वारा जो टूटे हुए चट्टान है उनके स्थान में परिवर्तन होता है, वो विस्थापित हो जाते हैं, एक स्थान से तोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को इरोजन या अपर्दन कहते हैं। ठीक, तो ये डिफिनीशन आपको ये छोटे छोटे टॉपिक के जरूर याद होने चाहिए। उसके बाद बात करें तो साइकिल ऑफ इरोजन बाय डेविस एंड पिंक। डेविस एंड पिंक, अपर्दन चक्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, अपर्दन चक्र। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 टॉपिक आपने पहले लिखे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल ओशियन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिकी। 5वां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यही है, अपर्दन चक्र या इरोजनल साइकिल। इरोजनल साइकिल, और इरोजनल साइकिल 2 लोगों के द्वारा दिया गया है, दोनों लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेविस और पिंक। अगर मान लीजिए पिंक के बारे में आप अच्छे से नहीं पढ़े तो कम से कम डेविस के बारे में आप जरूर अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि दिस इज, और डेविस का जो अपर्दन चक्र है वो आसान भी है, और इसीलिए ज़्यादातर एग्जाम में डेविस का अपर्दन चक्र ही आता है। पिंक जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो थोड़ा कठिन है,
लेकिन पता दोनों होना चाहिए, आ दोनों सकता है, लेकिन डेविस का तो जरूर आपको अपरदन चक्र आपको पढ़ के आना है कि डेविस ने अपरदन चक्र के बारे में क्या बताया है। ठीक, उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न है अपवाह प्रतिरूप कि भारत विश्व में कौन कौन सी नदियां हैं, किस प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो इनके बारे में अगर अभी आप पढ़े भी नहीं है सही से, तो अगर इसको आप नहीं भी पढ़ के आएंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आपको चौथे यूनिट में अलग अलग जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं या बाह्य शक्तियां हैं, उनके द्वारा निर्मित अलग अलग स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपने नदी के अपरदन कार्य जिसको फ्लूवियल टोपोग्राफी कहते हैं या रिवर टोपोग्राफी कहते हैं, फ्लूवियल टोपोग्राफी या रिवर टोपोग्राफी, जिसमें नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें अपरदनात्मक स्थल रूप और निक्षेपात्मक स्थल रूप दोनों आप लोग पढ़े हैं। तो कौन कौन से अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थल रूप है, जैसे रिवर वैली है, वाटरफॉल्स है ना, या फिर रिवर बेसिन है, स्ट्रक्चरल बेसिन है, रिवर टेरेसेस है, नदी वेदिकाएं हैं, ये सब अपर्दनात्मक स्थल रूप है। वैसे ही नदी के निक्षेप के द्वारा भी कुछ स्थल रूप बनते हैं, जैसे डेल्टा हो गया, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ के आना है। उसके बाद अपर्दन के द्वारा और निक्षेप के द्वारा नदी का क्या कार्य है। उसके बाद एक और है वायु, सारे नहीं पढ़ने हैं लेकिन कम से कम जल और वायु, जल और वायु या पवन के कार्य आपको पढ़ लेने हैं। पवन के द्वारा निर्मित कौन से अपर्दनात्मक स्थल रूप हैं और पवन के द्वारा निर्मित कौन से निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ के आना है। और इन दोनों का कार्य आपको बताया गया है कि 3 प्रकार से कार्य करते हैं, एक तो अपर्दन करेंगे, फिर परिवहन करेंगे, फिर निक्षेप करेंगे। तो अपर्दन के द्वारा जहां अपर्दन करेंगे वहां भी अलग अलग प्रकार के स्थल रूप बनेंगे, और जहां निक्षेप करेंगे वहां भी अलग अलग प्रकार के स्थल रूप बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जो आपको पढ़ के आना है। इसके अलावा 5वीं यूनिट में एक थोड़ा सा चैप्टर है आपका जो कि आपके वायुमंडल से संबंधित है। तो आप वायुमंडल के विभिन्न लेयर के बारे में पढ़ लेंगे, एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में, कि वायुमंडल के विभिन्न लेयर कौन कौन से हैं या विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं। और उसके बारे में आपको बताया गया है कि वायुमंडल की मुख्य रूप से 5 परतें हैं जो आप लोग पढ़े हैं ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल ना, या बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर जिसको बोलते हैं। और उनकी क्या विशेषताएं हैं, यानी वायुमंडल की संरचना या स्ट्रक्चर भी आप लोग पढ़ लेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें, टॉपिक तो आपके पास 4 यूनिट में बहुत ढेर सारे हैं, पर्याप्त हैं। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी तो होना ही चाहिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और उसको आपको अच्छे से पढ़ के आना है। और वो 5-6 टॉपिक कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया, आप उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। नहीं नोट किए हैं तो फिर से वीडियो देख लीजिए और नोट्स कर लीजिए। ठीक, तो फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के आनी है आने वाले एग्जाम के लिए। और जो आपको अभी 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, परीक्षा वगैरह आप लोगों का बीत जाए, तो फिर फाइनल एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ा दिया जाएगा ऑनलाइन ही। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से आंसर कैसे लिखते हैं इन सब चीज़ों को सीख लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छा मार्क्स आप लोग ला सकें। ठीक है, अब ठीक है, और फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।